हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। माय नेम इज राहुल चतुर्वेदी और आज का टॉपिक है थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। इस टॉपिक के अंदर हम हैबिटेट लॉस, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, आईयूसीएन एंड रेड लिस्ट, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। The IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species in the last 500 years. Okay, यानी last 500 years में 784 species extinct हो चुकी हैं according to IUCN Red List, जो कि 2004 में दिया गया था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बाली, चवन और कैस्पियन, ये टाइगर की स्पीसीज है, ये भी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड, that means more than 3 billion years since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. Okay, so यानी कि अगर हम प्री ह्यूमन टाइम की बात करें तो उस टाइम में 5 एपिसोड्स अब तक हो चुके हैं मास एक्सटेंशन के, एंड द 6th एपिसोड presently is in progress with current species extinction rates estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human times. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. In general, loss of biodiversity in a region may lead to decline in plant production, lowered resistance to environmental perturbations such as drought, and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycles. Cause for the loss of biodiversity. So हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, ये हमने देखा। लेकिन इसके कॉजेस क्या है, क्या कारण है, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, लेकिन जब ये नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है तब वो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, जैसे कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर स्किन। सो ये सारे एग्जांपल्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन के हैं। देन एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जब किसी एलियन स्पीसीज को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी वजह से वहां की जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं वो डिक्लाइन करने लगती हैं और वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। इसका एक एग्जांपल है नील पर्च, जिसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में है, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करने की वजह से वहां की जो इंडिजिनस फिश की स्पीसीज थी, वो इंडिजिनस फिश की स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है, वो इकोसिस्टम में डिस्ट्रॉय हो गए, राइट। इसके बाद आता है को एक्सटिंक्शंस। जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, ठीक है, तो उससे जो एसोसिएटेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। देन पोचिंग, ओके, एंड डिसीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम कैटल टू वाइल्ड एनिमल्स, राइट। सो पोचिंग और हैबिटेट लॉस, इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। Due to the growing human population, wetlands are being made dry through landfills as the demand for land increases. Right? So जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ग्रो कर रही है, उसकी वजह से लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वेटलैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेटलैंड को ड्राई लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय लैंड फिलिंग। देन नेचुरल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डैम्स, हैबिटेशन, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स, ओके। सो इन सारी एक्टिविटीज के लिए नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। इसके एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक समय में 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड इस कवर करता था, ठीक है, और आज ये 6% से भी कम हो गया है, राइट। अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है। It harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soyabeans or for conversion to grasslands for raising beef cattle. Okay, so ये habitat loss के example हैं, Amazon rainforest और tropical rainforest. Degradation of many habitats
by pollution also threatens the survival of many species. Right? So pollution एक important factor है. For example, pollution that leads to greenhouse effect results in global warming. All those species that are slow to adjust to the changed environment are eventually lost. ठीक है. So pollution से क्या ग्रीन हाउस गैस emit होती है, और ग्रीन हाउस गैस emit होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है. राइट. ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज होगा. राइट. अब क्लाइमेट चेंज होगा तो जो स्पीसीज उस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाएंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन कुछ स्पीसीज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वो स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. राइट. वो डिक्लाइन करने लगेंगी. सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड. न्यूक्लियर रेडिएशन, UV exposure, oil spills, etc. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habitats are badly affected, leading to population declines. ठीक है, यानी कि बहुत बड़े हैबिटेट को, लार्ज हैबिटेट को जब ह्यूमन एक्टिविटी से उसको फ्रेगमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. इससे क्या होता है, जो वहां पे रहने वाले मैमल्स और बर्ड्स हैं, जो जिनको लार्ज टेरिटरीज में रहने की आदत है और उनका माइग्रेटरी हैबिट है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करते रहते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं इस प्रोसेस से. इन पोचिंग, स्पेसिफिक थ्रेट्स टू सर्टेन एनिमल्स आर रिलेटेड टू लार्ज इकोनॉमिक बेनिफिट. Skin and bones from tiger, ivory from elephants, horn from rhinos, and perfumes from the musk deer are extensively used abroad. ठीक है. So for economic benefit, जब किसी स्पेसिफिक स्पीसीज को उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, तो ये पोचिंग इसको बोलते हैं. इसमें जैसे कि बियर्स आर किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर. Corals and shells are also collected for export or sold on the beaches of Chennai and Kanyakumari. A variety of wild plants with real or at times dubious medicinal values are being over harvested. Right? So इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. Now, man and animal conflict. It refers to the interaction between wild animals and the people. ओके, सो वाइल्ड एनिमल्स और पीपल के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, और इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो निगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन पीपल और देयर रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ और देयर हैबिटेट. या तो वो निगेटिव इम्पैक्ट पीपल लोगों पे पड़ेगा, या उनके रिसोर्सेज पे पड़ेगा, या वाइल्ड एनिमल्स या उनके हैबिटेट. राइट. इट अकर्स व्हेन वाइल्ड लाइफ नीड्स ओवरलैप विद दोज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, creating cost to residents and wild animals. इम्पैक्ट, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं देखिए, जैसे कि क्रॉप डैमेज एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे कि एलिफेंट डैमेजेस क्रॉप्स एंड विलेजेस. लाइव स्टॉक डेप्रिडेशन. हिमालयन स्नो लियोपार्ड prey on goat in the Himalayan regions. Farmers trap and kill snow leopard to save their livestock. Then injuries and death. Man-eater tigers are reported to have injured and killed villagers living on the periphery. Injuries to wildlife. Leopards and other wild animals are hacked to death by mobs. Okay, so ये सारे impact हैं जब wildlife और men का interaction होता है, उसकी वजह से या तो crop damage हो सकती है, ठीक है, livestock डेंजर में आता है और उसको सेव करने के लिए वो वाइल्ड एनिमल्स को लोकल पीपल उसको किल कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद इंजरीज और डेथ हो सकती है, या तो वाइल्ड एनिमल्स उसका पीपल का शिकार करेंगे, ठीक है, या फिर जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को किल कर देते हैं. राइट. सो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ और मैन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. प्रिवेंटिव एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. अब इसकी क्या प्रिवेंटिव और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होंगी, ये देखिए. आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर. अगर जो इंटरेक्शन पॉइंट है वहां पे आर्टिफिशियल या नेचुरल बैरियर्स हो, ठीक है, और आर्टिफिशियल बैरियर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, राइट, और नेचुरल बैरियर्स
वो कंटिन्यूसली उसको ओवर डिग्रेड होता जा रहा है। गार्डिंग, ये भी वेरी एक्सपेंसिव होगा। ऑल्टरनेट हाई कॉस्ट लाइव स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, देन रीलोकेशन, वॉलंटरी ह्यूमन पॉपुलेशन रीसेटलमेंट, ठीक है, वॉलंटरी ह्यूमन पॉपुलेशन दूसरी जगह सेटल हो जाए। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट रिस्ट्रिक्ट्स वाइल्ड लाइफ एक्सेस टू रिफ्यूज, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम्स। ओके, सो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। नाउ डिस्कस अबाउट स्पीसीज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज कॉज्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। इसमें एक है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस में क्या होता है, दैट हैव अ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट जैसे कि ग्लेशिएशन, ठीक है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज डिफॉरेस्टेशन। तो इसका कॉज है, अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा तो उसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स वहां पे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी, ठीक है। इसी तरह से ग्लेशिएशन, सो ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है। इसके बाद स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, चांस एंड रैंडम इवेंट्स। और चांस एंड रैंडम इवेंट्स जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ वेदर पैटर्न, डिक्रीज्ड फूड सप्लाई, डिसीजेस, इंक्रीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्रीडेटर्स और पैरासाइट। ओके, इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से भी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो सकती है, स्पीसीज का एक्सटेंशन हो सकता है। देन द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस विल ऑफ कोर्स depend on the size and degree of genetic diversity and resilience of the population. Genetic diversity क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। Species extinction traits that adversely affect or increase a species vulnerability to extinction due to habitat fragmentation have been identified. These are rarity or low abundance, poor dispersal ability, low trophic status, as animals occupying a higher trophic level, that is the position of a species in a food chain, usually have smaller population than those at lower level, ठीक है। अब हायर ट्रॉफिक स्टेटस इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि टाइगर या लायन, ये क्या हाई प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, टॉप कार्निवोरस, तो इनका पॉपुलेशन इनकी बहुत कम होती है और इसकी वजह से इनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है। और अगर थोड़ा सा भी वेदर चेंजेस होगा या कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो इनकी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन लो अडल्ट सर्वाइवल रेट, ठीक है, एडल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, और अगर एडल्ट की पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है, एडल्ट का सर्वाइवल रेट कम होगा तो इसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो सकता है, राइट। देन नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, क्लाइमेट चेंज, टेक्टोनिक एक्टिविटी, इंक्रीज्ड वोल्केनिक एक्टिविटी, ओके, लेट ऑर्डोवोसियन ग्लोबल ग्लेशिएशन जो कि 439 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो ये सारे एग्जांपल्स नेचुरल एक्सटिंक्शन के हैं, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी आइस एज। आइस एज में दिखाया गया है किस तरह से नेचुरल एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, वो सारी आप सीरीज देखोगे तो उसमें आपको एक फील आएगा कि नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या होता है, राइट। देन ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज, देन ड्यू टू एनी सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। सो ये सारे नेचुरल रीजन की वजह से हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजन नहीं है, यानी कि मैन मेड रीजन नहीं है। आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन, देखिए स्पीसीज का एक्सटिंक्शन वो नेचुरल प्रोसेस से भी होता है और आर्टिफिशियली यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी होता है, ठीक है। सो स्पीसीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बाय द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस ड्यू टू डायरेक्ट कॉजेस एंड इनडायरेक्ट कॉजेस। डायरेक्ट कॉजेस क्या है, जैसे कि हंटिंग, कलेक्शन और कैप्चर एंड प्रोसिक्यूशंस, राइट। इनडायरेक्ट कॉजेस हैं जैसे कि हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस होगा तो वहां की जो स्पीसीज उस हैबिटेट में रहने वाली हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देन मॉडिफिकेशन, अगर हैबिटेट का मॉडिफाई किया जा रहा है उसको या फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, राइट। सो ये सारे इनडायरेक्ट कॉजेज हैं। अब बात करते हैं रेड डेटा बुक की। स्पीसीज जस्ट एज थ्रेटेंड आर लिस्टेड बाय वेरियस एजेंसीज एज वेल एज बाय सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। और इस लिस्ट को रेड डेटा बुक बोला जाता है।
It is a loose leaf volume of information on the status of many kind of species. This volume is continually updated and is issued by the International Union for Conservation of Nature IUCN, जो कि मोक्स स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि जितनी भी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको रेड डेटा बुक में लिस्ट किया गया है, और ये रेड डेटा बुक इसको दिस इज इशूड बाय IUCN मोक्स और स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। अब देखिए, रेड कलर का मतलब हम जानते हैं, रेड कलर का मतलब डेंजर होता है। सो प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज डेंजर में है उनको रेड डेटा बुक में लिस्ट किया गया है, राइट। द रेड डेटा बुक वाज फर्स्ट इशूड इन 1966 बाय IUCN's Special Survival Commission as a guide for formulation, preservation and management of species listed. In this book, information for endangered mammals and birds are more extensive than for other groups of animals and plants. तो ये बात देखिए, आपको याद रखनी है, इस बुक में endangered mammals और birds इनको एक्सटेंसिवली इनको लिस्ट किया गया है कंपेरेटिव टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, कवरेज इज ऑल्सो गिवन टू लेस प्रोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स फेसिंग एक्सटेंशन। अब इसमें देखिए, जो पिंक पेजेस हैं उसमें पिंक पेज है। पिंक पेजेस इन दिस पब्लिकेशन इंक्लूड द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। पिंक पेज में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। As the status of the species changes, new pages are sent to the subscriber. अगर किसी स्पीसी का जो स्टेटस है वो चेंज होता है तो इन पेजेस को चेंज कर दिया जाता है, मतलब उनका नाम हटा दिया जाता है। फिर आता है ग्रीन पेजेस। ग्रीन पेजेस आर यूज्ड फॉर दोज स्पीसीज दैट वेयर फॉर्मरली एंडेंजर्ड बट हैव नाउ रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर नाउ नो लॉन्गर थ्रेटेंड। ठीक है, सो प्रीवियसली वो एंडेंजर्ड थी बट अब वो थ्रेटेंड कंडीशन, थ्रेटेंड पोजीशन में नहीं है। विद पासिंग टाइम द नंबर ऑफ पिंक पेजेस कंटिन्यू टू इंक्रीज, देयर आर पिटफुली फ्यू ग्रीन पेजेस। आइडियली ग्रीन पेजेस का नंबर बढ़ना चाहिए, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो एक सेफ जोन में उनको आना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रीन पेजेस का नंबर बढ़ना चाहिए, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, पिंक पेजेस का नंबर बढ़ रहा है और ग्रीन पेजेस का नंबर कम होता जा रहा है। ओके, अब देखिए IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रायोरिटी। IUCN क्लासिफिकेशन क्या है? IUCN क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी स्पीसीज को इवेल्युएटेड और नॉन इवेल्युएटेड कैटेगरी में रखा गया। ओके, इवेल्युएटेड कैटेगरी को फर्दर एडिक्वेट डेटा, जिन स्पीसीज का एडिक्वेट डेटा है उसमें, और सेकंड डेटा डेफिशिएंट, जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है, उनमें डिवाइड किया गया। जिन स्पीसीज का एडिक्वेट डेटा अवेलेबल है उनको एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ये डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लीस्ट कंसर्न ये सबसे कम रिस्की है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनका रिस्क, जो रिस्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक्सटेंट यानी कि सबसे ज्यादा रिस्की जोन में है ये। इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये थ्रेटेंड कैटेगरी में इनको रखा गया है। ये तीनों थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। उन क्राइटेरिया के बेसिस पर स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में रखा जाता है। जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका क्राइटेरिया है रिडक्शन इन पॉपुलेशन must be greater than 90% over the last 10 years. ओके, इसके अलावा पॉपुलेशन साइज अगर 50 मैच्योर इंडिविजुअल से अगर कम है नंबर, ठीक है, तो वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। इसके बाद एंडेंजर्ड में रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज मस्ट बी मोर देन 70% ओवर द लास्ट 10 years। ठीक है, प्रीवियस में कितना था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मोर देन 90%, और इसमें क्या है, मोर देन 70%। ओके, पॉपुलेशन साइज इसमें है 250 मैच्योर इंडिविजुअल, यानी कि 250 मैच्योर इंडिविजुअल से अगर कम हो रहे हैं तो वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा, एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा जाएगा। ओके, फिर वल्नरेबल में रिडक्शन इन पॉपुलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 50%
ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, सो इसमें क्या लेस देन 50%, मोर देन 50% रिडक्शन होना चाहिए पॉपुलेशन का। एंडेंजर्ड में मोर देन 70% रिडक्शन, एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मोर देन 90% रिडक्शन। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मोर देन लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल अगर होंगे तो इसमें आएंगे। एंडेंजर्ड में लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल, ओके, और वल्नरेबल में पॉपुलेशन साइज लेस देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल। सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया स्पीसीज को डिफरेंट लिस्ट में रखा जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रायोरिटी, राइट? So this is all about today's lecture. Thank you friends. Thanks for watching.